Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of October 2021. 22 अक्टूबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं। आज क्या क्या वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ऑफ द डे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ऑफ द डे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल द हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव अ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कन्फाइंड टू अ सिंगल स्टेट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अज्यूम्स द नेम ऑफ सेशन कोर्ट व्हेन दे डील विद मैटर्स कंसर्निंग द क्रिमिनल केसेस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि सारे जो हाई कोर्ट्स हैं उनका टेरिटोरियल जुडिशन केवल उनके एक स्टेट पे लिमिटेड रहता है, केवल एक स्टेट के लिए लिमिटेड है। दूसरा कह रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो रहता है वो सेशन कोर्ट के नाम से काम करते हैं जब वो क्रिमिनल केसेस के मैटर को हैंडल करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द सिटीजंस अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो रहते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजंस को अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट बट नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स। मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो राइट्स अगेंस्ट स्टेट होते हैं लेकिन राइट अगेंस्ट इंडिविजुअल नहीं होते हैं। तो इसके कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर 3 है अ पार्लियामेंट्री कमिटी मींस अ कमिटी दैट। अब एक पार्लियामेंट्री कमिटी में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस। दूसरा कह रहा है इट वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन। तीसरा कह रहा है इट हैज अ सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स एक पार्लियामेंट्री कमेटी के होते हैं। ठीक है ना, कि कौन से मैंडेटरी, मतलब कि मैंडेटरी इसका पैरामीटर होगा ही होगा। मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी है तो इनमें से ये कौन सी चीज होगी ही होगी। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस। दूसरा कह रहा है इट वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन। तीसरा कह रहा है इट हैज अ सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो दीज आर द स्टेटमेंट्स। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो है द सिचुएशन ऑफ सीएपीएफ एंड अदर पुलिस फोर्सेस इन इंडिया इज नॉट वेरी गुड एंड अ लॉट नीड्स टू बी डन टू इंप्रूव देयर वर्किंग। ठीक है ना, कि मतलब जो इंडिया में सिचुएशन है आर्म्ड फोर्सेस की, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की, आर्म्ड फोर्सेस की नहीं, यहाँ पे एक चीज याद रखना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, सीएपीएफ की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, उनकी कंडीशन ज्यादा पुअर है व्हेन कंपेयर टू आर्मी। आर्मी की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और जो अदर पुलिस फोर्सेस हैं इंडिया में उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। मतलब वर्किंग कंडीशंस अगर आप देखें, जो उनको पे मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है, वो अच्छा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो जो वर्क वो करते हैं उसके कंपैरिजन में सही नहीं है। व्हाट नीड्स टू बी डन टू इंप्रूव देयर वर्किंग कंडीशन। तो क्या करना चाहिए उनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए? आपको इसके ऊपर ही आंसर लिखना है। दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन यही है, आपको इसके ऊपर आंसर लिखना है। ठीक है ना, और पहले मैं आपको आंसर्स बता दूं जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए, लेकिन आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, आई होप अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्या है ना। और आप लोग लाइक करने से भी वीडियो बहुत शर्माते हैं, तो उसको मतलब अपने अंदर से वो आपको शर्म निकालनी पड़ेगी, है ना। लाइक करना है आपको वीडियो। तो आंसर्स मैं आपको बता दूं। पहला सवाल था कि ऑल द हाई कोर्ट्स इन हैव टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कन्फाइंड टू, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कई यूटीज ऐसे जिनका जुरिडिक्शन दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट पे लाई करता है। मतलब कि समझ रहे हो ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही स्टेट में लाई कर रहा हो, क्योंकि बहुत सारे हाई कोर्ट के हमने देखा है कि एक स्टेट होगा, एक यूटी पे लाई करेगा। ठीक है, तो केवल उनके स्टेट में तो कन्फाइंड नहीं है।
तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा सही रहता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब क्रिमिनल केसेस देखती है तो वो सेशन कोर्ट के केस नाम से करती है। फंडामेंटल राइट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है ना। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि वर्क करते हैं, मतलब सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं, सिर्फ बल्कि दूसरे इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट ही वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। और तीसरा क्वेश्चन जो था, अ पार्लियामेंट्री कमेटी मींस अ कमेटी, तो इसमें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इट वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन। तीसरा गलत है ना, इट हैज अ सेक्रेटेरिएट, ये इसका जरूरी एलिमेंट नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसका एक सेक्रेटेरिएट होगा जो कैबिनेट सेक्रेटरी उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो तीसरा गलत हो जाएगा और पहला दूसरा विल बी द करेक्ट आंसर, 1 और 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। आज के न्यूज एनालिसिस में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमको डिस्कस करनी है। तो पहली न्यूज जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है मेघालय में एक केव है, मेघालय में मौसमाई केव्स बोलते हैं, मौसमाई लाइमस्टोन केव्स हैं जो कि मेघालय में लाई करते हैं। आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, MAWSMAI, मौसमाई केव्स हैं जो कि कहाँ पे लाई करती हैं, मेघालय में लाई करती हैं। और ये लाइमस्टोन की केव्स हैं, दीज आर द लाइमस्टोन केव्स। यहाँ पे एक माइक्रो स्नेल आपको पता है ना, स्नेल बोलते हैं उसको, तो माइक्रो स्नेल एक स्पीशीज पाई गई है जिसका नाम है जियोरिसा मॉसमेंसिस, याद रखिएगा, जियोरिसा मॉसमेंसिस। तो पहले तो अपन ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे MAWS मॉसमाई केव्स हैं और ये लाइमस्टोन की केव्स हैं, ठीक है ना, दीज आर द लाइमस्टोन केव्स। और ये कहाँ है, मेघालय में है। लाइमस्टोन टोपोग्राफी को हम क्या बोलते हैं, आप लोग को पता है क्या लाइमस्टोन टोपोग्राफी को हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, तो इसको बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी, याद रखिएगा। कार्स्ट टोपोग्राफी अगर कभी आपको ये टर्म लिखा मिल जाए तो दिस इज द टर्म रिलेटेड टू द लाइमस्टोन, एंड लाइमस्टोन टोपोग्राफी को ही कार्स्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं, एक होता है स्टेलेक्टाइट होता है और एक स्टेलेगमाइट होता है, स्टेलेगमाइट। तो स्टेलेग में सी होता है, स्टेलेग में जी होता है। तो सी वाला जो होता है ना वो ऊपर सीलिंग से आता है, सीलिंग से जब इस तरह से लाइमस्टोन जमा हो जाता है ना सीलिंग से, तो उसको हम बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। और जब नीचे ग्राउंड से, तो ये जी लिखा है ना स्टेलेगमाइट, तो जब ग्राउंड से नीचे जमा हो जाता है ना तो हम उसको बोलते हैं स्टेलेगमाइट। तो इस तरीके से मैंने याद किया था इसको कि स्टेलेक्टाइट में चूंकि सी है तो वो आता है कहाँ से, सीलिंग से आता है, और स्टेलेगमाइट में चूंकि जी है तो वो आता है कहाँ से, आपका ग्राउंड से आता है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसको आप याद भी रख सकते हैं। और इसके अलावा दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, कास्ट टोपोग्राफी बता दी, मॉसमाई केव, नाउ जिरोसिया मॉसमेंसिस, ये नाम है इस बार जो माइक्रो स्नेल स्पीशीज मिला उसका नाम क्या है, जियोरिसा मॉसमेंसिस बोलते हैं, जियोरिसा मॉसमेंसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो जियोरिसा क्या होता है मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो यहाँ पे लिखा है जियोरिसा एक जीनस है माइन्यूट लैंड स्नेल्स का। तो जियोरिसा क्या है, जीनस है, जियोरिसा क्या था, जीनस है, और ये माइन्यूट लैंड स्नेल्स का जीनस है। एंड दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस एंड रिपोर्टेड फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड पैसिफिक। तो जियोरिसा नाम का जो जीनस है ना ये बहुत वाइडली रिपोर्टेड है और अफ्रीका में भी पाया जाता है, एशिया में भी पाया जाता है और पैसिफिक में भी पाया जाता है। तो ये भी आप चीज़ें याद रख सकते हैं। तो अपन ने क्या क्या चीज़ें सीख ली, पहले तो हमने कास्ट टोपोग्राफी सीख ली जो कि लाइमस्टोन की होती है। उसके दो लैंड फॉर्म मैंने आपको बताया, एक होता है स्टेलेक्टाइट और एक होता है स्टेलेगमाइट, है ना। स्टेलेक्टाइट में STALAC स्टेलेक होता है, सी, तो सी है तो वो सीलिंग से आता है, और स्टेलेगमाइट में जी है तो वो ग्राउंड से आता है। मतलब जब सीलिंग से लाइमस्टोन जमा होगा तो हम उसको स्टेलेक्टाइट बोलेंगे, और जब ग्राउंड से लाइमस्टोन इस तरह से जमा होगा पॉइंटेड उस फॉर्म में तो हम उसको स्टेलेगमाइट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। फिर इसके हमने केव का नाम देखा है ना, मॉसमाई केव्स हैं, और यहाँ पे जो मॉसमाई केव्स लाइमस्टोन केव्स हैं ये बता दिया मैंने आपको, मेघालय में लाई करती हैं। और जियोरिसा मॉसमेंसिस नाम का एक स्नेल, हमने स्नेल की वैरायटी देखी जो कि पाया गया। जियोरिसा जीनस है, ये भी मैंने आपको बता दिया, जियोरिसा क्या है, जीनस है। एंड इसके अलावा जो मौसमाई केव्स हैं दे आर सिचुएटेड इन द विलेज ऑफ मौसमाई, जो कि आपका
चेरापूंजी के ईस्ट लाई करता है मेघालय में। एंड जो मौसमाई का मतलब होता है उसका मतलब होता है ओथ स्टोन, है ना, खासी लैंग्वेज का शब्द है। मौसमाई एक खासी लैंग्वेज का शब्द है, ये भी आप याद रख सकते हैं अगर, तो बढ़िया है, क्योंकि स्टेटमेंट आजकल यूपीएससी ऐसे ही पूछ रहा है ना, हुल जलूल पूछ लेगा, बोलेगा खासी लैंग्वेज का वर्ड है मौसमाई। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये ओथ स्टोन इसका मतलब होता है, ये खासी लैंग्वेज का वर्ड है। और खासी पीपल जो लोकल टर्म यूज़ करते हैं इस केव के लिए वो है क्रेम। क्रेम शब्द यूज़ करते हैं केव के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि खासी पीपल जो है वो क्रेम शब्द यूज़ करते हैं केव के लिए। तो ये पहली न्यूज़ हो गई। दूसरी न्यूज़ जो है वो है जो इंडिजिनस नॉलेज है, एक मतलब शेयर्ड बाय द फार्मर फ्रॉम गुजरात के एक फार्मर हैं, और उनके नॉलेज के द्वारा और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने एक नया पॉली हर्बल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन डेवलप किया है जिसका नाम है मास्टी रैक जेल। मास्टी रैक जेल इसका नाम है, और ये ट्रीट करेगा किसको? मास्टाइटिस को, ठीक है ना, मास्टाइटिस को ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ थोड़ा देख लो। पहले तो हम बीमारी ढंग से देख लें क्या है, मास्टाइटिस, ठीक है, MASTITIS। तो मास्टाइटिस नाम की एक बीमारी है जो कि डेयरी के जो कैटल्स होते हैं, डेयरी कैटल्स जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, डेयरी कैटल्स मतलब गाय आपकी, इसको होती है ये बीमारी, ठीक है ना। मास्टाइटिस जो है वो डेयरी कैटल्स को आपको होने वाली बीमारी है, और इसको ठीक करने के लिए जो एक फार्मर है गुजरात के, उनके लोकल नॉलेज को यूज़ किया गया है, और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है उसने एक ये जेल बनाया है मास्टी रैक जेल करके, ठीक है ना। सो व्हाट दे हैव डेवलप्ड अ मास्टी रैक जेल। उन्होंने क्या बनाया? MASTI मास्टी रैक जेल। तो ये मास्टी रैक जेल बनाया है, और इसकी मदद से क्या करेंगे ये लोग? इसकी मदद से ये उसको ट्रीट करेंगे मास्टाइटिस को, ठीक है ना। अब मास्टाइटिस किस तरीके की बीमारी है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसकी डिटेल देख लेते हैं। तो अगर आप मास्टाइटिस देखोगे तो एक इट्स अ डिसीज इन द कैटल, जो डेयरी कैटल जैसे हमने बोला, और इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स होता है। जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ना, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एंड इसको कॉज करने वाले बहुत सारे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ हैं जो कि मास्टाइटिस कॉज करते हैं। उसमें वायरसेस भी हैं, माइकोप्लाज्मा भी है, फंगस भी है ना, बैक्टीरिया भी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसको कॉज करने के लिए वायरस, माइकोप्लाज्मा, फंगस, बैक्टीरिया कोई भी हो सकता है। और मैंने सिम्टम्स बता रहे कि मेमोरी ग्लैंड जो है उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और वो रेड एंड हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रेड एंड हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे जहाँ से अपन दूध निकालते हैं ना, जैसे गाय है तो वहाँ का दूध निकालेंगे, तो वो वाला रीजन जो रहता है वो रेड एंड हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन आ जाएगा उसमें सूजन आ जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। आगे देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फॉर डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देख लेते हैं। तो आर्टिकल 93 अगर आप देखोगे, आर्टिकल 93 टॉक्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फॉर लोकसभा एंड द केस फॉर देयर वैकेंसीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा एम आपको बताना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर के लिए। तो आर्टिकल 93 अगर हम सेंटर की बात करेंगे ना, पार्लियामेंट की बात करेंगे, तो आर्टिकल 93 है जो कि बात करता है इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन द लोकसभा, है ना। और आर्टिकल 178 जो है वो बताता है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंडेटरी है डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव? तो अगर आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल 93 है एंड आर्टिकल 178, ये दोनों आर्टिकल याद रखना है ना, काफी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 93 एंड आर्टिकल 178, ये दोनों इट शैल, वहां पे यूज हुआ है वर्ड दैट शैल एंड एज सून एज मे बी, मतलब कि आपको स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर मैंडेटरी है ना, ना केवल मैंडेटरी है ये पोस्ट, बल्कि इनका चुनाव होना चाहिए कैसे होना चाहिए? एज सून एज पॉसिबल, मतलब कि फर्स्ट सेशन में आई थिंक स्पीकर का हो जाता है, और सेकंड सेशन में मोस्ट प्रोबेबली आपका डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो जाता है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी पिछले 2 सालों से डिप्टी स्पीकर वहाँ पे नहीं है। तो मेन जो ये रोज शुरू हुआ ना, ये जो पूरा लफड़ा हुआ है, क्यों हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो वैकेंट है, एंड दैट इज वाई ये प्रोविजंस मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। डिप्टी स्पीकर आप सबको पता होगा, जब स्पीकर नहीं रहता है तो वो स्पीकर की तरह काम करता है। बाकी डिप्टी स्पीकर की एक बहुत खास बात होती है कि जिस भी कमेटी का वो मेंबर होता है ना, उसका वो चेयरमैन बन जाता है। डिप्टी स्पीकर की एक खास बात होती है कि जिस कमेटी में भी वो मेंबर के रूप में आता है, उस कमेटी का वो चेयरमैन बन जाता है। दिस इज द पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर। इसके अलावा
ये भी आपको पता होगा कि अगर आपको मतलब कि डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन, आपके लिए एक सवाल है, चलो डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, दिस इज द क्वेश्चन टू यू। डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है एंड स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? तो दिस इज द क्वेश्चन विच आप आंसर मुझे करेंगे कमेंट सेक्शन में। डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है और स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? तो दिस इज द क्वेश्चन। अगर आप लोग आंसर कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, है ना। अगर नहीं कर पाए तो पढ़ के करके बताना, लेकिन बताना जरूर, ठीक है ना। चलो आगे मूव करते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बैंक्स का, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज। मतलब अब कहा जा रहा है कि जो मार्च 2021 में, मतलब 31 मार्च 2021 का जो स्टेटस था, उसमें अगर हम देखें तो 7.5% का एनपीए देखने को था उस समय, 7.5% पे था। और अब जो है रिपोर्ट कह रही है कि जो ग्रॉस एनपीए है, यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है बैंक्स का, वो लगभग 8 से 9% तक राइज कर जाएगा, ठीक है ना। 8 से 9% तक राइज कर जाएगा, मतलब कि 8 to 9% हो जाएगा 7.5% से। इसका मतलब एनपीए बढ़ रहा है। तो एनपीए देख लेते हैं क्या होता है। एनपीए क्या होता है? बैंक जो देखो जो लोन देता है ना, वो उसका एसेट कहलाता है। बैंक जो लोन देता है वो उसका एसेट कहलाता है। क्यों? क्योंकि सपोज बैंक ने अगर 1,000 रुपये दिया, 1,000 रुपये दिया 10% इंटरेस्ट रेट पे, तो मतलब कि उसको 1,000 रुपये तो बाद में आपको देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ 1 साल तक आपको 100 रुपये और देना पड़ेगा 1 साल के लिए, ठीक है ना। 100 रुपये एक्स्ट्रा भी देने पड़े। तो आप देख रहे हो, मतलब बैंक अगर 1,000 रुपये दे रहा है 10% पे 1 साल के लिए, तो आप उसको रिटर्न कितना कर रहे हो? 1,100 रुपये रिटर्न कर रहे हो। तो बैंक का तो ये मतलब कहना चाहिए कि एसेट हो गया। बैंक को तो उसको उस 1,000 रुपये पे कमाई हो रही है। तो ये बैंक के एसेट्स होते हैं लोन। अब जब बैंक के एसेट्स अगर कन्वर्ट हो जाए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या हो गया फिर? कि बैंक्स ने जो पैसे दिए लोन के रूप में वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मतलब ना उनका प्रिंसिपल लौट रहा है, ना उनका इंटरेस्ट लौट रहा है, या फिर इंटरेस्ट ही अगर नहीं लौट रहा है तो भी वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाने लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि फिर एसेट परफॉर्म कहाँ किया? अगर इंटरेस्ट नहीं लौटा तो फिर मतलब कि एसेट आपका परफॉर्म नहीं किया। तो ये आपको याद रखना है। दिस इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अगर हम देखें, अगर एनपीए की सही डेफिनेशन देखें, तो ऐसा कुल मिलाकर के जो अगर टेक्निकल डेफिनेशन में जाएंगे, ये तो हो गई बेसिक बातें। टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि आरबीआई के अकॉर्डिंग ये है कि एनपीए ऐसा लोन है या ऐसा एडवांस है जिसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू हो फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। मतलब कि ऐसा ये मतलब कि एनपीए वो एसेट होता है जिसका लोन या ऐसा लोन होता है या ऐसा एडवांस होता है जिसका प्रिंसिपल या जिसका इंटरेस्ट 90 दिनों से ज़्यादा ओवर ड्यू हो जाए। अगर 90 दिनों तक ओवर ड्यू हो गया तो वो फिर एनपीए में आ जाएगा, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आ जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं कि एनपीए के अलग अलग प्रकार होते हैं। देखो एनपीए फर्दर फिर सब डिवाइडेड है सब स्टैंडर्ड एसेट्स में, डाउटफुल एसेट्स में और लॉस एसेट्स में। तो सब स्टैंडर्ड एसेट कौन से होते हैं? सब स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं ऐसे एसेट्स जो कि एनपीए हैं फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। ऐसा एसेट जो कि सब स्टैंडर्ड रहा हो, सब स्टैंडर्ड एसेट ऐसा एनपीए है जो कि एनपीए रहा हो फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। मतलब अगर एनपीए 12 महीने से कम तक के लिए है तो सब स्टैंडर्ड एसेट है। अगर डाउटफुल एसेट कब हो जाएगा? जब सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में फॉर अ पीरियड ऑफ 12 महीने, जैसे ही 12 महीने हो गए, अगर सब स्टैंडर्ड 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड रह गया, मतलब देखो पहला तो 12 महीने तक है तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट में है, लेकिन अब वो सब स्टैंडर्ड 12 महीनों तक रह गया अगर, है ना, सब 12 महीनों तक अगर सब स्टैंडर्ड रह गया तो फिर वो क्या हो गया? डाउटफुल एसेट्स में आ गया। और लॉस एसेट में कब आता है? जब मतलब कि बैंक जब अपनी शीट में लिख लेता है ना कि अब ये लॉस एसेट है, जिस दिन बैंक ने मान लिया कि अब ये नहीं वापस हो सकता है ना, तो फिर वो किसमें जाएगा? लॉस एसेट में जाएगा। मतलब बैंक जब एक्सेप्ट कर ले, हाथ पैर जोड़ ले और बोले कि भैया अब इसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो ये लॉस एसेट में जाएगा। तो सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट। इसके अलावा एनपीए एग्रीकल्चरल फॉर्म के लिए अलग होता है। मतलब जो एग्रीकल्चरल फॉर्म है उसमें ये अलग होता है एनपीए। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए याद रखिएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए अगर 2 इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है लोन की, 2 क्रॉप सीजन तक इंस्टॉलमेंट नहीं पे की गई है, तो वो एनपीए हो जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए। जैसे कि पैडी, ज्वार और बाजरा हो गए, है ना। पैडी, ज्वार और बाजरा है अगर, तो 2 क्रॉप सीजन्स तक अगर आपने नहीं पे किया इंटरेस्ट तो वो आपका एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है
तो एक क्रॉप सीजन दिया जाता है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में एक क्रॉप सीजन दिया जाता है, एक क्रॉप सीजन दिया जाता है कि आपको पे करना है। अगर आप नहीं पे कर पा रहे मतलब वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए 2 क्रॉप सीजन है और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए 1 क्रॉप सीजन है एनपीए होने में। तो ये हमने सारी जो इम्पोर्टेंट पीआईबी और अलग अलग न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ थी वो भी डिस्कस कर ली। अब आगे मूव करते हैं और देख लेते हैं पीएम टू अटेंड द क्लाइमेट मीट इन ग्लासगो। ग्लासगो वैसे किसका हिस्सा है? एक्चुअली में आता है स्कॉटलैंड के अंदर, है ना, आता है तो स्कॉटलैंड के अंदर है। कल स्कॉटलैंड का मैच भी था 2020, मैंने देखा भी उस मैच को, है ना। पता नहीं, बहुत ही खाली इंसान हूँ मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान का मैच देख रहा था। मतलब दोनों टीमें बिल्कुल नहीं थी, मुझे प्लेयर्स भी नहीं पता थे, बट आई वॉज जस्ट वॉचिंग द मैच। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इस बार का T20 वर्ल्ड कप हो कैसे रहा है। पता नहीं, इतने मैचेस हो भी गए, मैं तो 1 ही 2 देख पाया, है ना। तो आई जनरली वॉच क्रिकेट अलॉट, बट समझ ही नहीं आ रहा कि ना कोई पब्लिक ना कोई, मुझे लग रहा है कमेंटेटर्स और अंपायर बस मैच देख रहे हैं इस समय। तो पीएम टू अटेंड दैट तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में, मैंने जैसे आपको बताया। इसके अलावा ग्लासगो का एक और चीज़ आपको पता है, यूके का भी पार्ट है ना। यूके अगर कभी यूके लिखा गया तो ऐसा मत कर देना, अरे नहीं स्कॉटलैंड का, यूके का तो है ही नहीं, तो यूके ही बोलते हैं उसको। तो ग्लासगो जो है यूके के अंदर भी आता है। तो पीएम जो है वो अटेंड करेंगे, 31 अक्टूबर को अटेंड करेंगे। COP26 होने वाला है, COP26 UNFCCC का है ये। COP26 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है रिगार्डिंग द 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड, है ना। 1 वर्ल्ड 1 सोलार 1 ग्रिड का डिसीजन होने वाला है। अब मैंने क्या किया है कि आपको थोड़ा डिटेल दे दूं 1 वर्ल्ड 1 सोलार 1 ग्रिड की, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या हुआ, ड्राफ्ट प्लान जो बना है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, उसने क्या किया है, 1 सोलार 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड का जो प्रोग्राम है उसमें लगभग 140 कंट्रीज कनेक्ट होंगे और नियरली 140 कंट्रीज विल बी कनेक्टेड। ध्यान से सुनना सारी चीज़ों को, है ना। 140 कंट्रीज कनेक्टेड होंगी और उनका कॉमन ग्रिड बनाया जाएगा। कॉमन ग्रिड कैसे बनाया जाएगा? जैसे देखो, कॉमन ग्रिड का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक सोलार एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है। उस लाइन में 1 पार्ट से दूसरे पार्ट तक सोलार एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब अगर कहीं ज़्यादा है तो ज़्यादा है तो कम वाले को दे दो, कम है तो ज़्यादा वाले से ले लो, है ना। तो इस तरीके से सोलार एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल रहता है जब एक ग्रिड की बात करते हैं। तो जो विजन रहेगा 1 सोलार 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड का, वो रहेगा द सन नेवर सेट्स। अब क्यों? अब देखो, जो टाइम जोन्स हैं वो ऐसे डिवाइडेड हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पर सूर्य उगता है ना, ये आपको पता है। तो अगर हम सारे ऐसे पार्ट्स को जहाँ पे सूर्य उग रहा है, तो जब हमारे यहाँ मान लो अस्त भी हो रहा है सूर्य, तो दूसरी जगह कहीं पे दूसरे टाइम जोन में उग रहा होगा, तो हम उस समय वहाँ की सोलार एनर्जी का यूज़ कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के समझो ना कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है, देखो थोड़ा डायग्रामेटिक, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत बड़ा एक पेंटर हूँ, है ना, तो मैं यही बना पाता हूँ बस। जैसे ये अलग अलग टाइम जोन से सपोज करो, ये टाइम जोन्स पूरे अर्थ के अक्रॉस फैली हुई हैं। अब मान लो यहाँ पे सुबह अभी दिन है, तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे दोपहर हो सकता है यहाँ पे शाम हो सकता है यहाँ पे रात हो, और हो सकता है यहाँ पे आधी रात हो। तो ये आधी रात है, ये है ना, ये रात है, ये शाम है, ये दोपहर है, ये सुबह है। अब सुबह है, यहाँ पे ज़्यादा सन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे दोपहर वाले में बिल्कुल सन होगा, एकदम ऊपर होगा, है ना सन। फिर ये शाम वाले में थोड़ा कम होगा, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। तो ये देखो अलग टाइप। अब हम सपोज करो इन सबको हमने कनेक्ट कर दिया, है ना, सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, तो अब यहाँ से सोलार यहाँ पे ट्रांसफर हो सकती है, ग्रिड है क्योंकि। तो यहाँ पे कब ट्रांसफर हो सकती है? जब यहाँ पे सूर्य ना हो, और कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ पे सुबह होगी, यहाँ पे दोपहर होगी, यहाँ पे शाम होगी, यहाँ पे रात होगी, यहाँ पे आधी रात होगी। तो यही पॉइंट रात और आधी रात पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हो इस वाले पार्ट से। तो कुल मिलाकर के यही बेनिफिट रहता है कि जब एक जगह पे मतलब है और दूसरी जगह पे नहीं है, तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस 1 वर्ल्ड 1 सोलार 1 ग्रिड। इसमें अलग अलग मतलब 2 फेजेस में ये काम करेंगे, है ना, 2 फेजेस में काम करेंगे। और वर्ल्ड को इन्होंने जैसे 140 कंट्रीज इसमें अगर जुड़ने वाली हैं, तो 140 कंट्रीज को ये इन्होंने डिवाइड कर दिया अलग अलग 2-3 पार्ट्स में। जैसे ईस्ट एशिया का पार्ट कर दिया कि भैया एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट वेस्टर्न पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब इन पार्ट्स को हम एक एक फेज में कनेक्ट करेंगे। इस पहले एक फेज में इसको कनेक्ट कर दिया, एक फेज में इस दोनों पार्ट को कनेक्ट कर दिया। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाता है, ये 1 वर्ल्ड 1 सोलार 1 ग्रिड का जो इनिशिएटिव है 140 कंट्री। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, सबसे पहले याद रखिए कि 2018 में इसका इनिशिएटिव
शुरू किया, बातचीत शुरू की गई थी, और ये यूके और इंडिया जो है वो एक साथ मिलकर के लॉन्च करने वाले हैं। तो इसको जो लॉन्च करने का काम है ना, किसका है? प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, दे आर एक्सपेक्टेड टू जॉइंटली लॉन्च दिस, है ना। हमने ISRA के इंटरनेशनल सोलार अलायंस लॉन्च किया था, किसके साथ? उस समय फ्रेंच हमारे साथ, फ्रांस हमारे साथ था। और वन सोलार वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो इनिशिएटिव है वो हम किसके साथ लॉन्च कर रहे हैं? वो हम यूके के साथ ही लॉन्च कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जैसा देश वैसा भेज। अब यूके जा रहे हैं तो उन्हीं के साथ लॉन्च करेंगे, नहीं तो हमको बैठने थोड़ी देंगे वो लोग। इसके अलावा हमारे NDC से आपको पता है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आपको पता है कि 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है 2030 तक हम इंस्टॉल करने का हमने माँ कसम खा ली उसके लिए, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे यूके और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको एक पता होगा, जॉइंट एक्सरसाइज होती है इंडिया की बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट है कोंकण शक्ति। याद रखिएगा, कोंकण शक्ति जो है ना किसके साथ होती है हमारी? वो होती है इंडिया और यूके के साथ। तो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इंडिया यूके के साथ होती है कोंकण शक्ति नाम की एक्सरसाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे इनका एयरक्राफ्ट कैरियर आया HMS क्वीन एलिजाबेथ आया है, जो कि कल्चरल टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो HMS क्वीन एलिजाबेथ जो है, इट हैज़ एन टास्क ऑफ स्ट्रेंथनिंग द मिलिट्री एज वेल एज कल्चरल टाइज। तो यूके का एम है कि मिलिट्री और कल्चरल टाइज दोनों को स्ट्रॉन्ग किया जाए। कोंकण शक्ति का नाम याद रखना, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है। तो आज का जो एडिटोरियल है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है ना। तो आपको थंबनेल में भी दिखा होगा कि आज का एडिटोरियल मैंने लिखा है। तो इनके एडिटोरियल में कुछ खास हमको मिला नहीं, पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा ज़रूर। मैंने ये सोचा कि ठीक है, इन्होंने लिखा है पहली बार तो हो सकता है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरी जो बात की है वो कोविड की बात की है, कोविड वैक्सीन जो इन्होंने डेवलप की इंडिया ने, उसके बारे में। तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। कुछ जो पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जर्नी जो स्टार्ट हुई जब कोविड आया था, तो एंजाइटी की जर्नी थी। तो एंजाइटी से एश्योरेंस की ओर हम मूव किए हैं। दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज। तो ये जो लाइंस है ना, ये आप यूज़ कर सकते हैं जब आंसर राइटिंग आप करो, तो ये लाइन अच्छी रही। जैसे एंजाइटी से एश्योरेंस की तरफ आप मूव कर रहे हो, है ना। तो ये दैट इज़ अ वेरी गुड लाइन, एक अच्छा पंच है जो कि आप यूज़ कर सकते हो आंसर्स में, एंजाइटी से एश्योरेंस की ओर। इसके अलावा दूसरा जो ये एफर्ट्स थे उनके लिए बहुत एक अच्छा टर्म यूज़ हुआ, तो भागीरथ एफर्ट्स। तो भागीरथ एफर्ट, बहुत ज़्यादा कोई मेहनत जब लगती है ना, उसको कहा जाता है कि क्योंकि भागीरथी जी गंगा को यहाँ पे ले आए थे ना। अगर आपको स्टोरी पता हो तो गंगा माता को जो लाने का काम था वो किसने किया था? भगीरथी ने किया था। तो भगीरथ एफर्ट्स बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत जब लगी हो। तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है भाई, कोई छोटा काम तो नहीं है, बहुत बड़ा काम है ना। न जाने कितने देशों को जोड़ने के बाद 100 करोड़ लोग आपको मिलेंगे। इंडिया, इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा है कि इंडिया के लोगों को कंट्रीब्यूशन दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। उन्होंने कहा कि ये यूनानिमसली जो ट्रस्ट किया गया मेड इन इंडिया वैक्सीन को, दैट वाज द बिगेस्ट ट्रस्ट किया गया। और जन भागीदारी की स्पिरिट ऑफ जन भागीदारी। तो आप इस तरीके के टर्म जैसे प्राइम मिनिस्टर ने यूज़ किया ना, आप आंसर राइटिंग यूज़ कर सकते हो। स्पिरिट ऑफ जन भागीदारी आप एग्जैक्टली ऐसा ही लिख सकते हो। भले जन भागीदारी आपका एक हिंदी शब्द हो, लेकिन अगर आप कई बार ऐसे कुछ शब्द आप लिख सकते हैं, स्पिरिट ऑफ जन भागीदारी, भागीरथ एफर्ट्स, है ना, आप इस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी थैंक कहा लोगों को कि उन्होंने जो जनता कर्फ्यू था इन सब का पूरा पालन किया, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। एंड कोविन प्लेटफॉर्म जो उन्होंने बनाया फॉर द वैक्सीनेशन एंड ऑल, तो वो सब काफ़ी एक अच्छा एफर्ट था जिसके बारे में इन्होंने बात की। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑफ द प्रोटेक्टर्स, यानी कि पुलिस की जो पुअर कंडीशन। प्रोटेक्ट कौन करता है? पुलिस कर रही है, CAPF कर रही है। जान कौन दे रहा है? CAPF दे रही है, पुलिस दे रही है ना। और जो कंडीशन पुअर किसकी है? वो भी पुलिस की है। तो यहाँ पे कल आप सबको पता है 21 अक्टूबर था, यानी कि पुलिस कमेमोरेशन डे। तो कल का अगर आपने प्रोग्राम नहीं देखा होगा, मेरे हिसाब से मैंने देखा था, मैं बता सकता हूँ 377 ऐसे लोग थे, 377 हमारे जवान थे जो शहीद हुए हैं और जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है ना। तो 377 ऐसे लोग थे, ठीक है ना। देवर द पर्सन हु सेक्रीफाइस द लाइफ फॉर दिस कंट्री। पिछले साल मात्र, है ना। तो 377 ऐसे पुलिस के हमारे भाई लोग थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑथर ने क्या बोला है कि लगभग 377 पीपल वर देयर जिनको ट्रिब्यूट पे किया गया। लेकिन देखो, अब सिर्फ ट्रिब्यूट से काम थोड़ी चलता है, उनकी पूरी फैमिली है जो कि पीछे छूट रही है। अब यहाँ पे ऑथर ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि पहली चीज़ क्या क्या प्रॉब्लम क्या क्या है। प्रॉब्लम ये है
कि पहली चीज़ तो उनकी सैलरी कम है ना। पुलिस फोर्सेस की अगर आप सैलरी देखो तो वन ऑफ द लोएस्ट है। मतलब कई स्टेट्स तो इतनी कम सैलरी देते हैं कि आप लोग बिलीव नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको सैलरी बताऊंगा ना, कई जवानों की सैलरी बताऊंगा, तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कितनी कम सैलरी मिलती है। मतलब प्राइवेट सेक्टर से भी कम मिलती है, जो लोग प्राइवेट वैसे काम कर उनसे भी कम मिलती है ना। तो कई बार गवर्नमेंट सिर्फ नाम की गवर्नमेंट रह जाती है, काम की गवर्नमेंट नहीं रह जाती है। तो दैट इज द मेजर पॉइंट। तो यहाँ पे सैलरी कम है, दैट इज द फर्स्ट इशू। इसके अलावा पुलिस फोर्सेस बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है। जैसे आर्मी का बहुत वेल मेंटेन्ड कल्चर है। आर्मी की आप कैंटीन्स देखिए, बहुत अच्छे से काम करती हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप पुलिस कैंटीन्स देखेंगे तो पुलिस कैंटीन्स आज भी उतनी ही महंगी है, कोई उसमें बहुत सस्ता आइटम नहीं मिलता है ना। पुलिस फोर्सेस के भाई, पुलिस फोर्सेस को तो सस्ता आइटम मिलना चाहिए, लेकिन उनको वो भी नहीं मिलता है। आर्मी का अगर आप देखो तो लगभग 40% 50% का आपको माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपको ₹1 का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, 1 या 2 रुपये का फायदा होगा, ठीक है ना। और वहाँ पे जैसे अगर आपने देखा हो तो पुलिस फोर्सेस की जो कैंटीन है वहाँ पे GST एग्जेम्प्टेड नहीं रहता है। तो ये सब इश्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। और कई बार देखो घर की जो कंडीशन है बहुत पुअर होती है। सरकारी घरों की कंडीशन बहुत ही पुअर है ना। उनके घर अच्छे से वेल मेंटेन्ड नहीं है। दैट इज़ अगेन अ मेजर इशू इन देम, बहुत बड़ा इशू है। एंड जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का मोरल है वो इसी कारण से डाउन भी रहता है। अब जान वो दे रहे हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, बेसिक लाइफ उनको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, बेसिक हाइजीन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, बेसिक सैनिटेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, उनके बच्चों के लिए आप बेसिक स्कूलिंग अच्छी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो। तो है ना, तो दैट इज़ द मेजर इशू, दैट इज़ द बिग इशू। तो सबसे बड़ा इशू यही सारी चीज़ें हैं। तो ऑथर ने कहा है कि आपको ये कंडीशंस इंप्रूव करनी पड़ेंगी। अगर आप प्रोटेक्टर्स को अच्छी कंडीशन नहीं दोगे तो जो आपको बहुत सारे इंस्टेंसेस मिलते हैं जिसमें पुलिस फोर्सेस सुसाइड कर रही हैं, पुलिस फोर्सेस डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी ना। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा एक इशू होता है, आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर से ही सब कुछ है। इसके अलावा ऑथर ने जैसे पुलिस कैंटीन की बात भी की कि पुलिस कैंटीन भी अच्छी से काम नहीं करती। मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत डिस्मल है पुलिस के लिए। तो जो पुलिस हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी डिस्मल, ना कोई अच्छी मशीन है, ना कोई अच्छा डॉक्टर वहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है ना। पुलिस कैंटीन के जो आइटम्स हैं वो GST एग्जेम्प्टेड है नहीं। तो गवर्नमेंट का जरूरी है कि वो इन मुद्दों को ले और पुलिस कैंटीन को भी उतना ही, पुलिस को भी जो वही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जो आर्मी को प्रोवाइड कर रहे हैं आप, है ना। तो तब तो भाई जान तो वो भी दे रहे हैं, जान वो भी दे रहे, जान वो तो दो जानों में आप अंतर कैसे कर सकते हो, है ना। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू लाइव्स ना। तो आप यहाँ पे ये गलत होता है। इसके अलावा ऑथर ने बोला कि स्टेट लेवल पे बहुत डिफरेंस देखो। जैसे कई स्टेट्स हैं जो 1 करोड़ रुपए पे करते हैं, जो नेक्स्ट ऑफ द किन्स होते हैं। अगर कोई हमारे पुलिस के भाई बंधु जो है अगर अपनी जान गंवाते हैं या अपने सबको सेक्रीफाइस करते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए कई स्टेट्स देते हैं। लेकिन नेक्स्ट ऑफ द किन को कई स्टेट्स 50 लाख भी नहीं देते, कई लाख स्टेट भी। मतलब आपको मिनिमम इतना तो देना है कि वो व्यक्ति तो न जाने कितना करके जाता है, लेकिन आपको एक ऐसा देना चाहिए कि उसके परिवार का भरण पोषण हो जाए, उस व्यक्ति के बिना भी उस परिवार का भरण पोषण हो जाए। तो वहाँ पे आपको इतना, मतलब कि इतना थ्रिफ्टी नहीं बनना चाहिए, आपको वो चीज़ पे करनी चाहिए। तो दैट इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। सिस्टम टू ट्रैक प्रिजनर्स ऑन पैरोल। तो यहाँ पे अब ई प्रिजन और ICJS का यूज करके कहा गया है कि आप पैरोल में जो बंदी गए हैं उनको आप थोड़ा ट्रैक करिए कि वो कोई ऐसे काम ना करें। मतलब कई क्या होता है, बंदी पैरोल पे छूटते हैं और वहाँ पे जाकर के फिर वो क्राइम कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा सिस्टम बनाने की बात कही गई है जिसमें पुलिस रहेगा, जो प्रिजन अथॉरिटीज़ रहेंगी, प्रिजन रहेगा, पुलिस रहेगा और जो इस तरीके के फोर्सेस रहेंगी, ये मिलकर के एक जॉइंट ऑपरेशन टीम बनाएंगी और ऐसे लोगों को मॉनिटर करेंगी, ट्रैक करेंगी जो पैरोल पे छूटे हैं, ताकि वो लोग बाहर जाके कोई ऐसा काम ना करें जो गड़बड़ का काम है। ई प्रिजन क्या है? ई प्रिजन प्रिजन्स का सॉफ्टवेयर, इसमें बंदियों की सारी डिटेल रहती है, उनका कौन से केस में अंदर किया गया है, कब तक की उनकी सज़ा, ये सारी चीज़ें हैं। इनका एक्सेस प्रिजन लेवल पे रहता है, आपको ये एक्सेस नहीं मिलेगी। मतलब कि लोग नॉर्मल व्यक्ति इस एक्सेस को नहीं कर सकता है ई प्रिजन के डेटा को, लेकिन पुलिस फोर्सेस, कोर्ट्स और ये कर सकते हैं ICJS के माध्यम से। ICJS क्या है? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, है ना। ये ICJS क्या है? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पहले इसका नाम इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, बाद में इसका नाम चेंज करके इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कर दिया गया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें सारे पिलर्स को जोड़ा गया है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे
आप देखो तो यहाँ पे क्या न्यूज़ है देख लेते हैं। पाकिस्तान रिटेन्ड इन द FATF ग्रे लिस्ट, तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया, अभी भी उसको हटाया नहीं गया है ना। FATF क्या है याद रखिएगा, G7 की इनिशिएटिव से बना था और 1989 में बना था, याद रखिएगा 1989 में G7 की इनिशिएटिव से बना था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी कि FATF जब बना था स्टार्टिंग में तो उसका मेन काम क्या था, केवल मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन 2001 में इसके मैंडेट में एक और चीज़ जोड़ दी गई, वो है टेरर फाइनेंसिंग को ख़त्म करना। टेरर फाइनेंसिंग को ख़त्म करना इसके कब मैंडेट में जोड़ी गई, इसके मैंडेट में जोड़ी गई 2001 में। तो इसका मतलब है कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जब स्टार्टिंग हुई थी इसकी FATF की तो ये टेरर फाइनेंसिंग को रोकता था क्या, तो आपको बोला नहीं, जब स्टार्टिंग हुई थी तब ये केवल मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता था और 2001 में इसके मैंडेट में जोड़ा गया है कि ये टेरर फाइनेंसिंग को रोकेगा। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते क्या है। यहाँ पे कल आपको बताएं 100 करोड़ जब वैक्सीनेशन ड्राइव हुए उसके खुशी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 100 मॉन्यूमेंट्स इंडिया के ऐसे जिनको ट्राई कलर से लाइट अप किया था, है ना, याद रखिएगा। तो अगर आपसे कहीं पूछे इस इवेंट के बारे में कि अभी रिसेंटली 100 मॉन्यूमेंट्स लाइट अप किए गए थे ASI द्वारा या किसके द्वारा किए गए थे, तो ASI द्वारा किए गए थे। और इसमें कई साइट्स थे, जैसे कि रेड फोर्ट था, कुतुब मीनार था, और हुमायूंस टूम था, और आगरा का फोर्ट था, फतेहपुर सीकरी था, और कोणार्क था टेम्पल जो उड़ीसा में है, ममल्लापुरम रथ थे, इन सभी को लाइट अप किया गया था। दैट इज़ द ब्यूटी, है ना। ये कोणार्क का ही तो फोटो है, आई थिंक कोणार्क का ही फोटो है ये, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, दैट अगेन कि क्या है, UN अनवील्स फंड फॉर पीपल्स इकोनॉमी इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के लिए UN ने एक फंड बनाया है कि अफगानिस्तान की जो करंट नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। क्या हुआ क्या था, जब तालिबान ने टेक ओवर किया था ना अफगानिस्तान के ऊपर, तो वहाँ के बहुत सारे जो लोकल फंड्स थे, गवर्नमेंट थे, बैंक थे, उनको फ्रीज कर दिया गया था, उनके अकाउंट्स को, और वहाँ पे सैंक्शंस लगा दिए गए थे, ठीक है ना। तो ऐसे में ऑब्वियस की बात है, जो इकोनॉमी है वो पूरी डामाडोल हो जाएगी। और अभी प्रोजेक्शन यही है, IMF का प्रोजेक्शन है कि 30 से 40% तक इकोनॉमी जो है वो अफगानिस्तान की कॉन्ट्रैक्ट करेगी, है ना। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके पास कुछ मॉनेटरी सपोर्ट रहे ताकि वहाँ के अफगान के लोगों के लिए काम किया जा सके। तो ऐसे में जर्मनी ने और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ ने, UN ने एक फ़ंड प्लेज किया है जो कि वो देंगे। ट्रम्प टू लॉन्च सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो अब ये ट्रुथ प्लेटफॉर्म है, ट्रुथ सोशल ऐप है जो कि डोनाल्ड ट्रम्प ने लॉन्च किया है, ट्रुथ सोशल ऐप। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये ट्रुथ सोशल ऐप किसने लॉन्च किया, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। एंड कल मैंने आपको बताया था नवलेनी जो है, जो कि अपोजिशन लीडर थे रशिया के, उसको मिला है कौन सा, सखारोव प्राइज़ मिला है। सखारोव EU का टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज़ है, क्या बोलते हैं इसको, सखारोव प्राइज बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा इसका नाम भी। नीड अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑफ कोल एंड गैस, अब ऐसा कहा गया है कि हमको एक कोल और गैस के स्ट्रेटेजिक रिजर्व की ज़रूरत है। क्यों ऐसा कहा गया है, इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि कोल क्राइसिस चल रही है, आप सबको पता है। तो ऑथर ने यहाँ पे यही कहा है कि भैया ज़रूरी ये है कि हम जल्दी से जल्दी कोल का और अपना गैस का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना करके रख लें, क्योंकि कोई भी कंट्री जब फ्यूचर में अगर इमरजेंसी आती है तो वो पहले अपने आप को देखेगी, ना कि पहले इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को देखेगी। तो दैट इज़ द थिंग, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और अगली है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने PM गति शक्ति जो प्रोग्राम है, जो कि एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट रहेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट रहेगा, उसको अप्रूवल दे दिया है, ठीक है ना। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट रहेगा और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट रहेगा जिसको अप्रूवल दिया है CCEA ने। CCEA को हेड कौन करता है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। क्या क्या चीज़ें हमने देखी, तो हमने देखा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उन्होंने PM गति शक्ति को अप्रूवल दे दिया। फिर इसमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, सखारोव प्राइज़ के बारे में बताया, EU का टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज़ है, नवलेनी को दिया गया है। और पीपल्स फंड के बारे में, ट्रुथ ऐप के बारे में हमने देखा। एंड ASI के 100 मॉन्यूमेंट्स लाइटअप की बात देखी, FATF की बात देखी, FATF क्या होता है, और प्रिजन्स के बारे में थोड़ा सा जाना, ICJS के बारे में जाना, पुलिस की क्या समस्याएं वो हमने देखी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आर्टिकल देखा, ठीक है। इसके अलावा वो कोंकण शक्ति देखा हमने, UK के साथ हम कौन सा एक्सरसाइज करते हैं। फिर हमने देखा ग्लासगो में प्राइम मिनिस्टर अटेंड करने वाले हैं COP26, और वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया। इसके अलावा आज की न्यूज़ में हमने मेघालय की जियोरिसा मॉसमेंसिस और मॉसमाई केव्स के बारे में जाना, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट।
और इसके अलावा हमने देखा कि मास्टाइटिस नाम की डिसीज़ के बारे में कैसे ठीक करेंगे। डेप्यूटी स्पीकर का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हमने देखा। इसके अलावा हमने एनपीए की पूरी अच्छे से डेफिनेशन देखी। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखा, जिसका आंसर आप लोग लिखने वाले हैं पुलिस के ऊपर, ये जो मैंने पूछा है, और मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस बताए थे जिनके आंसर्स दिए। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस एंड कीप शेयरिंग अस।